Hello friends, how are you? Welcome to our YouTube channel Dhyan Commerce, the key of success. Please like, subscribe, share and press bell icon for notifications. Thank you. जय माता जी स्टूडेंट्स। लास्ट टाइम हमने हाइपर ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन के फर्स्ट लेक्चर के अंदर एक बड़ा सम और एक ऑब्जेक्टिव टाइप का सम देखा था और आज हम देखने वाले हैं दो तीन और इम्पॉर्टेंट एग्जांपल्स जिसके अंदर सम नंबर 6 जो हमारे कॉन्सेप्ट को और क्लियर करेगा वो हम देखने वाले हैं। पेज नंबर जो है वो 64 के ऊपर दिया गया है, 63 पे दिया गया है सम नंबर 6 जिसे हम पहले ऑब्जर्व करने वाले हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन के अंदर क्या देखना चाहिए हमें, तो m कैसे अज्यूम करें, यानी कि हमारे पैरामीटर्स पहले ढूंढने हैं। सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। पेज नंबर 63 पे दिया है there are 50 bulbs in a lot and 10% of them are defective. 10% defective bulbs दिए गए हैं। 5 bulbs are taken one after the other from it. m के लिए सबसे पहले आपको याद रखना है m हम कैसे कंसिडर करते हैं, तो सिलेक्शन दिया जाए जो भी यूनिट्स का उसके ऊपर से हमें m मिलता है और यही होता है हमारा इंडिकेशन कि ये हाइपर ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन का सम है। ठीक है, 5 बल्ब्स टेकन लिखा हुआ है, 5 बल्ब्स आर टेकन वन आफ्टर द अदर। ये जो सेंटेंस है वो इंडिकेट करेगा कि हाइपर ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन है। सिलेक्शन किया जाए, बल्ब्स लिए जाए, बॉल्स लिए जाए, सिलेक्शन का पार्ट दिया जाए, वो इंडिकेट करेगा कि हाइपर ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन होगा। ठीक है, तो सबसे पहले डेटा देख लिया हमने, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट नन ऑफ द बल्ब्स इज डिफेक्टिव, एंड दूसरा है एट द मोस्ट 2 बल्ब्स आर डिफेक्टिव इन देम। ठीक है, दोनों में हमें डिफेक्टिव का क्वेश्चन पूछा गया है, यानी क्वेश्चन के अंदर जिसकी प्रोबेबिलिटी पूछे उसे हम कहेंगे m, यानी यहाँ पे हम कंसीडर करेंगे या हम सपोज करेंगे m यानी नंबर ऑफ डिफेक्टिव बल्ब्स जो हमें दिया गया है क्वेश्चन, उस हिसाब से डिफेक्टिव बल्ब्स जो है उसे हम कहेंगे m। और आप ऑब्जर्व कर सकते हो पहली लाइन में देयर आर 50 बल्ब्स, यानी टोटल बल्ब्स हम कहते हैं, आधे डिफेक्टिव आधे नॉन डिफेक्टिव, वो 50 है जिसे हम कहेंगे m प्लस n। ठीक है, और m के लिए उन्होंने बोला हुआ है कि यानी कि पहली लाइन में बोला है 10% ऑफ देम आर डिफेक्टिव, यानी 50 का 10% लेना है, यानी 10% ऑफ 50 आर डिफेक्टिव, यानी उसे हम कहेंगे 5 बल्ब्स आर डिफेक्टिव ऐसा बताया गया। 5 बल्ब डिफेक्टिव दिए गए हैं। ठीक है, तो अब जो बात करनी है, m आ चुका है, ऊपर हम रख देते हैं, देयरफॉर m की वैल्यू 5 रखते हैं, 5 प्लस n इज 50, तो n हमें मिलेगा 50 माइनस 5 यानी कि 45। तो m मिल गया है, n मिल गया है, बचा क्या, हमारा डिस्ट्रीब्यूशन है उसके अंदर r चाहिए होता है। r यानी नेक्स्ट लाइन कहती है 5 बल्ब्स आर टेकन वन आफ्टर द अदर, यानी हम शॉर्ट में लिख सकते हैं 5 बल्ब्स आर टेकन, एंड उसके ऊपर से हमें देयरफॉर r क्या मिलेगा, देयरफॉर r इज इक्वल टू हमें मिलने वाला है 5। m मिल गया, n मिल गया, r मिल गया, तो अब सीधा काम होता है हमारा प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन का, यानी प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन जो है वो हम सिंपली लिख सकते हैं अब, यानी p ऑफ x यानी फॉर्मूला वाइज mcx ncr माइनस x अपॉन m प्लस ncr, जिसके अंदर हम m n एंड r की वैल्यू रख देते हैं तो हमारा जनरल फॉर्मेट रेडी हो जाएगा। तो p ऑफ x जो है वो जनरल पार्ट के अंदर रेडी है, m 5 है, 5cx, n यानी 45, cr यानी 5 माइनस x, एंड नीचे होगा 50c5। तो ये 50c5 की वैल्यू कॉम्बिनेशंस का यूज करके हम ढूंढेंगे। दो क्वेश्चन दिए गए यहाँ पे। ठीक है, तो अगेन ये जो सेंटेंस है 5 बल्ब्स आर टेकन वन आफ्टर द अदर, उसके ऊपर से हमें पता चलता है कि ये हाइपर ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन का सम है। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट नन ऑफ द बल्ब इज डिफेक्टिव। सो द प्रोबेबिलिटी दैट none of the bulb is defective, हमें डिफेक्टिव का डेटा दिया गया है, कोई भी डिफेक्टिव ना होना, यानी सिंपली कहें तो p ऑफ 0 बल्ब डिफेक्टिव है, यानी none of the bulb is defective। x की जगह पे सिंपली हमें रखना है 0, जहां जहां x वहां 0, एंड याद रखना है nc0 एंड ncn आर ऑलवेज 1, 5c0 5c5, 3c0 3c3, 10c0 10c10, ये nc0 एंड ncn का आंसर हमेशा 1 होता है। कहीं पे नोट करके रख देना ये पार्ट, यानी 5c0 का आंसर 1 होगा,
यहाँ पे बचेगा 45C5 और नीचे होगा 50C5। अब ये जो दो कैलकुलेशन है वो हमें ढूंढनी होती है। 45C5 आप कैसे कैलकुलेट करते हो, तो 45C5 का मीनिंग क्या, तो वैसे हम समझ चुके हैं पहले भी। 45 से 5 स्टेप रिवर्स में जाना है, यानी 45, 44, 43, 42, 41, 5 स्टेप रिवर्स जाना है। 45, 4, 3, 2 एंड 1, 5 नीचे होता है 5 से लेके 1 तक। वैसे 5 फैक्टोरियल होता है, मगर हम लिखते हैं 5, 4, 3, 2, 1। सो कैलकुलेटर का अगर इस्तेमाल करें अगर हम, उसके अलावा पॉसिबिलिटी नहीं है, आपको करना ही पड़ेगा। चेक ज़रूर कर लेना, मैं कर भी रहा हूँ यहाँ पे वैसे कैलसी में। सो आंसर है 41 तक का। उसे हम डिवाइड करेंगे 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 यानी 120 से। सो अगर डिवाइड करते हैं, आप लोग सामने होते हो तो फटाफट काम होता है, क्योंकि आप लोग कैलकुलेट करके सीधा रखते हो, जब तक मैं लिखता हूँ तब तक यहाँ पे थोड़ा कष्ट होता है। सो द आंसर इज 12,21,759। तो ये न्यूमरेटर की बात हुई। वैसे ही हम नीचे 50C5 भी ढूंढ सकते हैं, ठीक है, ये सब लिखने की जरूरत नहीं है, पहला था इसलिए मैंने समझाया। कैलकुलेटर में सीधा मल्टीप्लाई करना है, 5 स्टेप 50, 49, 48, 47 इंटू 46, 5 स्टेप हो गए, एंड डिवाइडेड बाय जो करना है 120, तो दैट इज 21,18,760। और इसका अगर आप रेशियो निकालते हो तो मिलेगी हमारी प्रोबेबिलिटी, यानी 12,21,759 डिवाइडेड बाय 21,18,760, तो दैट आंसर इज 0.5766। तो ये जो है वो हमारा पहला आंसर हुआ। प्रोसीजर अगेन समझा रहा हूँ, एकदम सिंपल है। एम कैसे लिया हमने, तो प्रोबेबिलिटी जिस किसी की पूछी जाती है क्वेश्चन के अंदर, उसके हिसाब से हम एम लेते हैं। हमें प्रोबेबिलिटी डिफेक्टिव बल्ब्स की पूछी गई है दोनों क्वेश्चन के अंदर। पहले में नन ऑफ द डिफेक्टिव बल्ब्स बोला है, दूसरे में एट द मोस्ट 2 बल्ब्स आर डिफेक्टिव। इस वजह से हमने एम यानी एम को लिया डिफेक्टिव बल्ब्स। क्यों लिया, बिकॉज एक्स सिलेक्ट होता है एम में से, ठीक है। तो अब जो हमारा दूसरा क्वेश्चन है उसे हम कंप्लीट करते हैं। दूसरे पार्ट में उन्होंने क्या पूछा है, तो उन्होंने पूछा है फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट एट द मोस्ट 2 बल्ब्स आर डिफेक्टिव, ठीक है। तो हमें जो फाइंड करनी है प्रोबेबिलिटी, उसमें एट द मोस्ट 2 पूछा हुआ है। तो सेकंड क्वेश्चन है, थोड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट है कैलकुलेशन वाइज। द प्रोबेबिलिटी दैट एट द मोस्ट 2 bulbs are defective, मैक्सिमम 2 बल्ब डिफेक्टिव ऐसा बताया है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन इक्वल टू 2 कहा जाएगा। एट द मोस्ट हो तो लेस देन इक्वल टू, एटलीस्ट हो तो ग्रेटर देन इक्वल टू होता है। तो इसके अंदर ज्यादा कोई कस्टबैक काम नहीं है। 0, 1 एंड 2 ये हिस्सा तो हम आगे देख ही चुके हैं पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर। अब जो काम करना है उसके अंदर हम क्या करेंगे, 1 बाय 1 x की जगह पे 0 तो हम रख चुके हैं, वैसे ही 1 एंड 2 रखना है। सो 45C5 माइनस 0, नीचे होगा 50C5, 5C1, 45C5 माइनस 1, नीचे होगा 50C5, एंड लास्ट में होगा 5C2, 45C5 माइनस 2, नीचे होगा अगेन 50C5, ठीक है। तो ये जो पार्ट है ऑलमोस्ट जो अभी हम काम कर चुके हैं आगे वैसा ही है, मगर एक नहीं, दो नहीं, 3 हिस्से हैं। 3 हिस्सों का हमें कैलकुलेशन करना होगा यहाँ पे। सो अब थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन रहेगा। तो अब करना क्या है, 5C0 अभी हम कह चुके हैं, 5C0 इज ऑलवेज 1, दिस इज 45C5। अब डिनोमिनेटर सभी में सेम है तो उसे हम लिखेंगे एज एन एलसीएम। सो 5C1 यानी 5 इंटू 45C4 होगा, एंड 5C2 यानी 10, 45C होगा 3, ठीक है। छोटे नंबर्स तो समझ में आ जाते हैं। तो 45C5 जिसका आंसर अभी हम कैलकुलेट कर ही चुके हैं, 45C5 जो था वो था 12,21,795, 59, यस, प्लस 5 इंटू दूसरे हिस्से के लिए कैलकुलेशन करना पड़ेगा, तो जो कि हम कर रहे हैं 45 इंटू 44 इंटू 43 इंटू 42, 4 तक जाना है। जो आंसर आए उसे डिवाइड करना है 4 फैक्टोरियल यानी 24 से, तो वो जो आंसर है वो होता है 1,48,995 प्लस 10 इंटू 45C3, तो 45 इंटू 44 इंटू 43,
डिवाइडेड बाय होता है 3 फैक्टोरियल एंड 6 दैट इज 14190। तो ये जो है ऊपर वाला हिस्सा हो चुका है। नीचे वाला डिनोमिनेटर तो हमारे पास ऑलरेडी है 21,18,760। यस, तो ये अभी हमने किया हुआ था आगे, इसलिए रेडी आंसर। बाकी पार्ट को हम कैलकुलेट कर लेते हैं। 12,21,759 प्लस मल्टीप्लाई करना है 1,48,995 इंटू 5 करते हैं जब, तो दैट इज 7,44,975। और तीसरे में कैलकुलेटर जरूरी नहीं है क्योंकि सीधा मैं लिख सकता हूँ 141,900। ठीक है, तो दैट इज 1,41,900। और नीचे जो है वो है 21,18,760। तो ऊपर वाले का अगर हम टोटल कर लेते हैं, सो दैट टोटल विल बी प्लस 1,41,900। टोटल है 21,08,634। डिवाइड अगर करेंगे हम इसे डिवाइडेड बाय 21,18,760 से, तो जो आंसर मिलता है हमें वो मिलेगा 0.9952, यानी 0.9952 हमें मिलता है हमारा आंसर दूसरा। यानी इन शॉर्ट प्रोसीजर जो है, अगेन जैसे क्वेश्चन में पहले एक दो सम के अंदर थोड़ा कष्ट हुआ था, वैसे स्टार्टिंग में लगेगा, नया पार्ट है, मगर सिस्टम अगर एक बार सेट हो जाती है दिमाग के अंदर फिर कोई प्रॉब्लम होता नहीं है। जो मेन है वो है आपको पहले तो डिसाइड करना पड़ेगा हाइपर ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन कब यूज़ करते हैं। उसके बाद जो सेकेंड फेज है उसके अंदर हमें फॉर्मूला यूज़ करनी है, उसमें m कैसे डिसाइड करना है वो इम्पोर्टेंट रहता है। ठीक है, तो एक और सम लेते हैं हम, सम नंबर 4। तो उसके अंदर और हम क्लियर करने वाले हैं कि कैसे डिसाइड किया जाए कि m लेना चाहिए। ठीक है, तो m डिसाइड करने की सिस्टम आपको एक और सम के बाद श्योरली समझ में आ जाएगा, क्योंकि 3 सम हो जाते हैं फिर कॉन्सेप्ट ज़्यादातर क्लियर होने ही लगते हैं, कोई भी सम हो। तो अगर ऑब्जर्व करते हो आप, सम नंबर 4 की बात कर रहे हैं हम अब। तो क्वेश्चन है पेज नंबर 63 पे अगेन। इन अ मॉडर्न होटल देयर आर 28 रूम्स ऑफ विच 8 आर एयर कंडीशनड। 28 में से 8 रूम जो है एयर कंडीशन यानी एसी रूम्स है। assuming that demands of both types of rooms are equal and on a particular day 12 rooms are rented। इंडिकेशन यहीं पे है, हमें ऊपर दिया था रूम्स में 28 में से 8 एसी रूम है, यहाँ पे बताया गया है 12 रूम्स आर रेंटेड। जैसे सिलेक्शन दिया जाता है वैसे ही यहाँ पे बताया है 12 रूम्स रेंट पे दिए गए हैं। क्वेश्चन इज फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट ऑफ देम नंबर 1 ऑल द एयर कंडीशंड रूम्स आर रेंटेड। ऑल एयर कंडीशनड रूम्स आर रेंटेड, यानी बात कौन सी की जा रही है, एयर कंडीशनड रूम्स की। नन ऑफ द एयर कंडीशन रूम्स इज रेंटेड, यानी दूसरा क्वेश्चन है नन ऑफ द एयर कंडीशन यानी 0 एयर कंडीशन रूम। दोनों में बात की जा रही है एयर कंडीशनड रूम की, यानी m जो सपोज करना है वो क्या होगा, प्रोबेबिलिटी पूछी गई है एयर कंडीशन रूम्स के लिए। तो पहला काम हमारा रहता है जो हम अभी आगे कह चुके थे कि सपोज करेंगे m इज इक्वल टू क्या, तो नंबर ऑफ एयर कंडीशनड रूम्स, जो कि यहाँ पे कोई पहेली नहीं बुझाएगी, हमें सीधा बताया उन्होंने 8 रूम्स है। इसके अंदर टोटल रूम्स जो हमारे पास है वो भी बता दिए गए। टोटल रूम्स आर 28, यानी m प्लस n इज इक्वल टू 28 होगा। एज वी नो दैट m इज 8, तो n की वैल्यू जो है 28 माइनस 8 करते हैं तो n क्या मिलेगा, 20। ठीक है, m मिल गया, n मिल गया। उसके बाद जो उन्होंने बोला है ऑन अ पर्टिकुलर डे 12 रूम्स आर रेंटेड। On a particular day 12 rooms are rented। ठीक है, तो उसका मीनिंग होगा therefore r is equal to 12। सो यहीं से इंडिकेशन रहता है दैट इट इज हाइपर ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन। और अब हमें लिखना है हमारा प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन। सो प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन ऑफ हाइपर ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन इज p of x mcx ncr minus x upon m प्लस एन सी आर। वैल्यू अगर रख दे इसके अंदर तो m की वैल्यू जो है वो है 8 है, 8cx, देन n की वैल्यू है वो है 20, 20cr यानी 12 माइनस x डिवाइडेड बाय 28c12।
तो ये जो हो जाता है वो होता है हमारा प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन। अब इसके अंदर जो है 20C12 की वैल्यू बहुत बड़ी होती है, यानी रेशियो जब लेने जाते हो तो कभी कभी 0.00 में जाता रहता है, इस वजह से इसके आंसर में उन्होंने 0 पॉइंट में आंसर कन्वर्ट नहीं किया है, तो वो भी हम देखने वाले हैं। पहला क्वेश्चन है द प्रोबेबिलिटी दैट ऑल एयर कंडीशन रूम्स आर रेंटेड। ऑल का मीनिंग होता है कितने, सभी के सभी, यानी 8। द प्रोबेबिलिटी दैट ऑल का मीनिंग 8 एयर कंडीशन रूम्स आर रेंटेड, सभी के सभी रेंट पे उन्होंने दिए हुए हैं। टेक्निकली इट इज नथिंग बट P ऑफ 8, जहाँ पे x है उस x की जगह पे हमें 8 AC रूम है, 8 के 8 हम रेंट पे दे देते हैं। रूम्स रेंट पे दिए हैं 12, नेचुरली 8 रूम के अलावा बाकी के रूम कौन से होंगे, नॉन AC रूम, ऐसा हम समझ सकते हैं। सो 8C8, आप इतना याद रख सकते हो जहाँ जहाँ x है वहाँ x की जगह पे 8 रखना है। So 20C12 minus 8 divided by 28C12. So 8C8, अभी हमने बोला था NC0 and NCN are always 1, तो ये 1 होगा, ऊपर बचेगा 20C4 और आंसर होगा 28C12। इसको मॉडिफाई नहीं किया है उन्होंने, आंसर यही आप देख पाओगे। रीजन यही है क्योंकि 28C12 का आंसर बहुत बड़ा आता है, 12 स्टेप तक उल्टे जाना अपॉन डिवाइड बाय 12 फैक्टोरियल, उस वजह से ये आंसर उन्होंने ऐसा ही दिया है। एग्जाम में पूछना है तो क्या कर देंगे, 12 रूम रेंट पे दिए, उसकी जगह पे एग्जाम में एक बार पूछा था कॉलेज की एग्जाम्स में कहीं पे, तो उन्होंने 12 की जगह पे 6 रूम्स रेंट पे कर दिया था, ठीक है। तो उस टाइम जो ये आंसर जो है वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, उसकी जगह पे सिंपलर फॉर्म में हो गया था, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन है द प्रोबेबिलिटी दैट नन ऑफ द एयर कंडीशन रूम इज रेंटेड। नन ऑफ द एयर कंडीशन रूम इज रेंटेड का मीनिंग होता है P ऑफ सिंपली 0। 0 AC रूम उन्होंने रेंट पे दिए। टेक्निकली अगर वैल्यू रखे तो 8C0, x की जगह पे 0 0 रख देने का, एंड 20C12 minus 0 divided by 28C12, so this is again 1 into 20C12 28C12। इसका आंसर अवेलेबल हो सकता है मगर उन्होंने एक आंसर नहीं दिया, उस वजह से दूसरे आंसर को भी मॉडिफाई नहीं किया। ऐसी कैलकुलेशन के लिए हमारी वो फॉर्मूला है NCR वाली, n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल इंटू n माइनस r फैक्टोरियल, उसका इस्तेमाल हम करते हैं। तो फिलहाल जो बुक के अंदर उन्होंने ये दोनों के आंसर ऐसे ही रखे हुए हैं, तो ये सब हमने किया है ऑलमोस्ट कॉन्सेप्ट के लिए कि कैसे डिसाइड किया जाए m, कैसे पता चलता है कि हाइपर ज्योमेट्रिक का सम है, तो उसके लिए ये ज़्यादा यूजफुल रहता है। और एग्जाम में अगर पूछना चाहे तो मैंने जैसे कहा वो r जो है 12 की जगह पे कन्वर्ट करके आधा 6 कर सकते हैं या 5 कर सकते हैं, तब ये सब एग्जैक्टली सम नंबर 6 की तरह थोड़ा सा मॉडिफाई हो जाएगा और कैलकुलेशन में भी जो है थोड़ा सा इजी वो हमें लग जाता है, ठीक है। तो एक थोड़ा सा हैवी सम था, ये नॉर्मल है वैसे क्योंकि आगे का काम हुआ नहीं। अब एक छोटा सा सम ले लेते हैं, फिर आज का हम जो काम है वो ख़त्म करेंगे, ठीक है। ज़्यादा सम है नहीं चैप्टर के अंदर, इसके बाद ऑलमोस्ट 2 लेक्चर का काम बाकी रहेगा, ठीक है। कल जो है वो हमारा टेस्ट होने वाला है पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन का, इसकी आप तैयारी सब कुछ कर ही चुके होंगे, ठीक है। 10:30 से 12 के बीच में टाइमिंग रहेगा टेस्ट का, एज यूजुअल जैसे अकाउंट का टेस्ट दिया आपने वैसे ही आपको वहाँ पे असाइनमेंट में ही पेपर जहाँ पे मिले वहीं पे सबमिट करना है आपको गूगल क्लासरूम के अंदर, ठीक है। तो प्रोसीजर पूरी रहेगी। सो अब एक जो हमें आखिरी सम देखना है वो सम देख रहे हैं हम, सम नंबर 11। तो पहला सम थोड़ा सा इंपॉर्टेंट था, नेक्स्ट टाइम जो भी सम देखने वाले हैं वो सभी मोस्ट IMP सम होंगे नेक्स्ट लेक्चर्स के अंदर। तो सम नंबर 11 है, पेज नंबर 64 पे क्या कह रहा है, 4 कार्ड्स आर सिलेक्टेड एट रैंडम फ्रॉम अ पैक ऑफ 52 कार्ड्स। 52 कार्ड्स में से 4 कार्ड सिलेक्ट किए गए हैं। नेचुरली जो प्लेइंग कार्ड्स होते हैं पत्ता આપણે જે રમતા હોઈએ છે, सीधा क्वेश्चन के ऊपर से पता चलेगा M क्या होगा। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्टिंग एट मोस्ट 1 हार्ट कार्ड। हार्ट कार्ड लालनू पत्तू, 4 स्यूट्स होते हैं, ठीक है। क्लब कार्ड फल्लीनू पत्तू, स्पेड काળીનું पत्तू, हार्ट कार्ड એટલે लालनू पत्तू, डायमंड कार्ड એટલે चरकटનું पत्तू, ठीक है। 4 स्यूट्स होते हैं, हर एक के हमें पता है 13 पत्ते होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कोई डाउट नहीं है क्योंकि उन्होंने सीधा बोला है फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्टिंग एट द मोस्ट 1 हार्ट कार्ड। तो सपोज करने में M आपका हमेशा प्रोबेबिलिटी में से होता है, तो हम लिखेंगे M यानी नंबर ऑफ हार्ट कार्ड्स,
और अभी जो मैंने कहा हर एक सूट के 13 पत्ते होते हैं, ठीक है। तो m की वैल्यू जो है वो 13 होगी। और नेचुरली टोटल कार्ड्स भी हमारे पास अवेलेबल है, टोटल कार्ड्स विच इज एग्जैक्टली 52, उसे हम लिखते हैं m प्लस n यानी 52। m 13 है तो n 52 माइनस 13 दैट शुड बी 39, ठीक है। तो m जो कैसे अज्यूम करना है, प्रोबेबिलिटी जिसकी पूछी जाए उसके ऊपर से m सपोज करो। और फाइनल पार्ट के अंदर क्या करना है, तो लास्ट में उन्होंने कार्ड कितने सिलेक्ट करने हैं वो बताया हुआ है। तो 4 कार्ड्स आर सिलेक्टेड, तो हमें बताया गया है कि 4 कार्ड्स आर सिलेक्टेड, 4 कार्ड्स को सिलेक्ट किया गया है, देयरफॉर r इज इक्वल टू क्या होगा 4, ठीक है। m n एंड r रेडी हो चुके हैं और अब होती है हमारी एंट्री हमारे हीरो की इस चैप्टर के, आई मीन इस डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन। फॉर्मूला याद रखने में कष्ट नहीं होगा, 3-4 सम हो जाते हैं फिर फॉर्मूला याद रह जाती है अगर आप कॉपी करके नहीं लिखते तो। और इसके बाद अब करना क्या है, तो सभी की वैल्यूज रख देनी है, m n एंड r। m की वैल्यू है 13 cx, गलत वैल्यू नहीं रखना है, ध्यान से देख के वैल्यू रखो, 4 माइनस एक्स डिवाइडेड बाय m प्लस n यानी 52c4, ठीक है। क्वेश्चन में एकदम सिंपल सा पार्ट है, जो अभी 6 नंबर के सामने में किया था हमने, एट द मोस्ट 2 था। यहाँ पे क्वेश्चन के अंदर उन्होंने बोला है एट द मोस्ट 1 हार्ड कार्ड इज सिलेक्टेड, ओके। तो वही कैलकुलेशन करनी है, छोटा सा सम है। द प्रोबेबिलिटी दैट, एक ही क्वेश्चन है, द प्रोबेबिलिटी दैट एट द मोस्ट 1 hard card is selected, that means at the most का मीनिंग होता है लेस देन इक्वल टू 1 का मतलब होता है 1। टेक्निकली हमें कुछ नहीं करना है, हमें लिखना है P0 प्लस P1, जहाँ जहाँ x है वहाँ पे एक बार 0 रखेंगे और 1 रखेंगे, काम इजीली हो जाएगा। 13c1, 39c4 माइनस 1, नीचे होगा 52c4, उसी तरह से सॉरी पहले 0 रखना है, 13c0 4c0, अब रखना है 1, 13c1 39c4 माइनस 1, नीचे होगा 52c4, ठीक है। तो एक बार 0 रख दिया, एक बार 1, 13c0 यानी 1 होगा, ये होगा 39c4 प्लस 13c1 यानी उसे हम कहेंगे 13, और वो होगा 39c3, और नीचे कॉमन पार्ट रहता है 52c4। अगेन वक्त आ जाता है कैलकुलेटर का, तो 39 से 4 स्टेप उल्टे जाना है, 39 38 37 इंटू 36, और उसे डिवाइड करना है 4 फैक्टोरियल यानी 24 से, तो पहला आंसर मिल जाता है 82,251। दूसरे के अंदर 39c3 करना है, 39 38 37, जो भी आंसर आए, 3 है नीचे यानी 3 फैक्टोरियल यानी 6 से डिवाइड करना है, तो वो होगा 913, तो 13 इंटू 9139 होगा, और नीचे 52c4 है, आप कैलकुलेटर में अपने आप वैसे कर ही सकते हो, 4 स्टेप उल्टे जाना है, तो यानी 52 51 50 49 डिवाइडेड बाय 4 फैक्टोरियल 4321 यानी 24, सो दैट वुड बी 2,70,725। अब जो ऊपर वाला हिस्सा है 9139 इंटू हमें 13 करना होगा, सो 82,251 प्लस जो है 1,18,807 डिवाइडेड बाय 2,70,725। ऊपर का पूरा टोटल अगर करते हैं हम, तो 82,251 ऐड करेंगे तो वो होगा 2,01,058 अपॉन 2,70,725। इसका रेशियो फाइंड करना होगा, यानी डिवाइडेड बाय 2,70,725 करते हैं तो दैट शुड बी 0.74266 यानी 7427 हम कह सकते हैं, ठीक है। तो ये जो है वो होगा हमारा आंसर सम नंबर 11 का, ठीक है। बुक के अंदर 6 लिखा है मगर हमारे आंसर में 74266 आ रहा है, इसलिए हम 7 लिख रहे हैं। एक आध डिजिट का मार्जिन लास्ट प्लेस पे कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई टेंशन होता नहीं है। तो 3 एग्जाम्पल आज के सेशन में रहेंगे हमारे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और आपको प्यारे प्यारे ऐसे 2 होमवर्क में सम करने का मौका आज ज़रूर मिलेगा। लास्ट टाइम खाली इलस्ट्रेशन 6 दिया था, आज यूनिवर्सिटी में पूछे गए हैं। आगे वाला जो सम हमने किया वैसे 2 सम है, एक है 12 का सी है और दूसरा जो है वो है 13 का बी।
दोनों के अंदर उन्होंने बल्ब डिफेक्टिव है, स्क्रू डिफेक्टिव है, सम नंबर 6 का आप रेफरेंस उसके अंदर आराम से ले सकोगे, वैसा सम है वो पूरा, ठीक है। तो उसके अंदर से आप पूरा व्यू ले सकते हो, वैसा वो पुराना प्यारा प्यारा सम होगा। तो 2 सम आप प्यारे से करने वाले हो आज के सेक्शन के अंदर, ठीक है। यस, तो यहाँ तक का काम आज हम रखने वाले हैं, बाकी जो एग्जाम्पल्स है वो हम नेक्स्ट टाइम के अंदर करने वाले हैं, ठीक है। जय माता जी, थैंक यू। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, share and press bell icon for notifications.